हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गूगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। और इस बार हम आपके लिए लाए हैं श्री वेद प्रकाश शर्मा जी का एक बेहद दुर्लभ उपन्यास रहस्य के बीच। यह उपन्यास उन्होंने तब लिखा था जब विकास नामक पात्र को उन्होंने जन्म नहीं दिया था, यानी विकास के ओरिजिन से पहले की स्टोरीज जब वेद प्रकाश जी लिखते थे अपने आरंभिक दिनों में। तो पेश करते हैं विजय सीरीज का रहस्य के बीच। इसमें विकास के अलावा आपको सभी परिचित पात्र मिलेंगे, जैसे अल्फांसे, और विकास की जगह आपको मिलेगा बंगाली जासूस रहमान। शायद इसी किरदार को बाद में विकास के रूप में परिवर्तित किया वेद प्रकाश जी ने। तो आइए लुत्फ उठाते हैं इस बेहद दुर्लभ उपन्यास की कहानी का। शमशानगढ़ स्टेट। रात की नीरवता का सन्नाटा हर तरफ गहराया हुआ था। आसमान में रह रहकर बिजली कड़क उठती थी। हर तरफ गहन अंधकार का साम्राज्य था। इसी अंधेरे को आसमानी बिजली की कड़कड़ाहट कुछ क्षणों के लिए मानो निगल जाती थी और इन्हीं कुछ पलों में सब कुछ प्रकाशमान हो उठता था। यूं अंधेरे और बिजली की आंख मिचौनी में शमशानगढ़ स्टेट की रियासत कालीन हवेली, जो कि पूर्णतया अंधेरे का ही एक हिस्सा बनी हुई थी, कुछ क्षणों के लिए दृष्टि गोचर हो उठती थी। कई एकड़ में फैले मैदान के बीचों बीच स्थित थी यह विशाल रियासत कालीन हवेली, जो कि पूर्व समय के राजा महाराजाओं के महलनुमा बनावट का एक शानदार नमूना था। निश्चित तौर पर किसी जमाने में यह रात के गहन अंधकार में भी जगमगाती होगी, परंतु मौजूदा समय में अपनी प्राचीन भव्यता की धरोहर यह हवेली बिजली के अभाव में रात के समय गहन अंधकार का ही एक हिस्सा नजर आती थी। अगर आसमान में रह रहकर बिजली न कड़कती होती तो इंसानी आंखें किसी भी प्रकार रात के गहन अंधकार का हिस्सा बनी इस हवेली को न देख पाती। मीलों दूर तक सिर्फ और सिर्फ अंधकार का साम्राज्य था। यूं तो शमशानगढ़ स्टेट की इस विशाल हवेली की सीमाओं के परे भरा पूरा गांव बसता था, परंतु रात के गहन अंधकार में हवेली समेत गांव बिजली के अभाव में अंधेरे के साथ एकाकार हो जाते थे। हर तरफ मानो दहशत का बोलबाला था। फिर भी इस हवेली के कुछ लोग जो इसमें निवास करते हैं, उनके लिए यह रात कुछ ज्यादा ही खौफनाक साबित होने जा रही थी। इस बार जोरदार गड़गड़ाहट के साथ जो बिजली कौंधी तो हवेली के मुख्य द्वार पर एक डरावनी शक्ल वाला एक व्यक्ति नजर आया। यह एक अजीब से डीलडोल वाले शरीर का मालिक था। उसके चेहरे पर भयानक भाव थे, दहकती सुर्ख आंखों से झांकती राक्षसी हवस। उसकी आंखें मानो इंसानी लहू की प्यासी थी। होठों पर क्रूरतम मुस्कान तथा नथुने फड़क रहे थे। जबड़े कुछ सख्ती के साथ भींचे हुए थे, जिससे चेहरे की एक एक हड्डी स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रही थी। क्षण मात्र के प्रकाश में वह दरवाजे के बीचों बीच खड़ा किसी दानव से किसी भी प्रकार कम नजर नहीं आ रहा था। अब भी रह रहकर जब बिजली कौंधती तो वह किसी दैत्य के समान डरावना लगता था। उसकी दैत्याकार आकृति दरवाजे से हिली। वह हवेली के मुख्य द्वार से हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वहां कतार से कमरे बने हुए थे। वह एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उस कमरे के अंदर स्थित एक पलंग की ओर बढ़ा। नाइट बल्ब के मध्यम प्रकाश में वह कोई खूनी भेड़िया लग रहा था। उसकी लाल आंखें इस प्रकाश से और भी लाल हो गई थी। आंखों में एक हवस थी, इंसानी लहू की प्यास। खूंखार तरीके से वह पलंग की ओर बढ़ रहा था। उसके सीधे हाथ में एक तलवार थी, चमचमाती तलवार। वह आगे बढ़ रहा था निरंतर पलंग की ओर। बादल गरजे और फिर बादलों की गर्जना के साथ वह युवती तथा उसका पुत्र हड़बड़ाकर उठ गए जो उस पलंग पर सोए हुए थे। तभी उनकी नजर कमरे में उपस्थित उस भयानक व्यक्ति पर पड़ी। उनके कंठ से चीख निकल गई। बच्चा अपनी मां के सीने से लग गया, लेकिन उस भयानक व्यक्ति पर इस बात का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर उसी प्रकार खूंखार भाव, वही क्रूरता, वही हवस झलक रही थी। तलवार संभाले वह निरंतर उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। सहसा वह युवती जैसे उसे पहचान गई। वह बोली, आप यहाँ? लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसी प्रकार भयानक तरीके से उनकी ओर बढ़ता रहा। हाँ, मैं यहाँ, वह बोला। कमीनी, कुतिया, मैं तुम दोनों के लहू का प्यासा हूँ। मैं तुम्हारे खून से अपनी आत्मा को तृप्त करूंगा, तुम्हारे मीठे लहू का आनंद लूंगा। और यह कहने के बाद उसने एक खौफनाक अट्टहास लगाया। अट्टहास ने सर्द तूफानी रात के वातावरण को झंझोड़ कर रख दिया। ऐसा लगा मानो अनेक आत्माएं मिलकर खिलखिला रही हो। माँ और पुत्र कांप गए।
उन्हें लगा उनके सामने खड़ा कोई जीवित व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई प्रेत आत्मा है। मौत और भय की परछाइयां उनकी आंखों में तैरने लगी। उसने अपने बच्चे को और भी अपने आगोश में छुपा लिया और फिर साहस बटोर कर गिड़गिड़ाई, नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। अभी वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि वह फिर भयानक तरीके से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि स्वयं भयानकता भी कांप जाए। बड़ा पागल है वो, जो तुम्हारे मीठे लहू का आनंद न ले। वह उसी प्रकार आगे बढ़ता हुआ भयानक स्वर में बोला, इस बालक का लहू। फिर वह आगे कुछ न कह सकी। बिजली कौंधी, उसके हाथ लहराई, उसके हाथ की तलवार लहराई। खच! एक जोरदार चीख से वातावरण झनझनाया। क्षण मात्र में सिर धड़ से अलग हो गया। गर्म लहू की बौछार, तृप्त खून का फव्वारा तथा उबलते रक्त की धारा एकदम निकली और वह हवस का पुजारी झपटा गर्म लहू की प्यास बुझाने के लिए, और तीव्रता से धारा के रूप में बहते लहू को वह औंक से पीने लगा। वह लहू पर ऐसा झपटा था मानो वर्षों का प्यासा हो। तभी दूर कहीं कोई कुत्ता रोया, उल्लू बोला, चमगादड़ चिल्लाए, लेकिन वह भयंकर राक्षस लहू पीकर अपनी प्यास बुझा रहा था। उसका सारा चेहरा और हाथ लहू से सन गए थे। इस समय वह एक नर पिशाच लग रहा था। राक्षस, भयानक राक्षस, लहू का प्यासा। लहू से सना उसका चेहरा भयंकरता की चरम सीमा को स्पर्श कर गया था। युवती का सिर धड़ से जुदा हो चुका था, परंतु उसका धड़ अब भी बालक को उसी शक्ति से भिजे हुए था। युवती की आत्मा सिर कलम होते ही शरीर को त्याग कर गई। आत्मा धीरे धीरे कमरे की छत की ओर बढ़ती चली गई, फिर देखते ही देख रोशनदान से बाहर निकल गई। आत्मा अब हवेली की सीमाओं को पार करती हुई नजदीक ही स्थित जंगल की ओर बढ़ रही थी। आत्मा की गति पल प्रतिपल तेज होती जा रही थी। घास के मैदान को पार करती हुई आत्मा घने वृक्षों से घिरे उस भयानक जंगल की ओर तेजी से बढ़ती जा रही थी। फिर एक विशाल बरगद के तने से वह आत्मा जाकर टकराई। तने पर चिपकी आत्मा रेंगी, फिर सबसे अंत में वह आत्मा उस पेड़ के विशाल तने में बने एक गोलाकार छिद्र में प्रवेश कर गई। बरगद का वृक्ष भीतर से खोखला था तथा आत्मा वृक्ष के भीतरी खोखले भाग में भटक रही थी। युवती की वह आत्मा उस वृक्ष में कैद होकर रह गई थी। उधर कमरे में उस मानव रूपी दैत्य ने खून पीने के बाद युवती के धड़ को परे धकेला। तभी उसकी निगाह धड़ के साथ लिपटे बालक पर स्थिर हो गई। वह बालक मारे भय के थर थर कांप रहा था। उसके होंठ तेजी से हिल रहे थे, परंतु मुंह से कोई बोल नहीं फूट पा रहे थे। अब उस शैतान ने अपनी तलवार फिर से लहराई और इस बार बालक का वही हश्र हुआ जो कुछ क्षणों पूर्व उसकी मां का हुआ था। सिर कटकर कमरे के एक कोने में जा गिरा। इधर बालक का सिर धड़ से जुदा हुआ, उधर वह भयानक शख्स राक्षसी अट्टहास करता हुआ पलटा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। पीछे ठीक उसी प्रकार बालक की आत्मा ने भी अपना शरीर त्यागा। उस बालक की प्रतिशोध की ज्वाला अपनी मां की आत्मा से अधिक तीव्र थी, क्योंकि अभी इस आत्मा को बालक का यह शरीर बहुत प्रिय था और आत्मा उसे त्यागने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। बदले की आंख चाहे कितनी भी तीव्र क्यों न थी, लेकिन बिना किसी शरीर के तो आत्मा किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अतः मजबूर वह आत्मा भी पहले से ही क्रैक हुए शीशे के रास्ते से तूफानी रात में वायुमंडल में आ गई। वह भी हवा के झंकड़ों के साथ इधर उधर लहराई घूमी तथा घूमती हुई वेग के साथ तीव्रता से आगे की तरफ उड़ती चली गई। काफी समय तक वायुमंडल में इसी प्रकार भटकने के बाद अंत में इस बालक की भटकती हुई आत्मा एक झोपड़ी के बंद दरवाजे की दरार में से झोपड़ी में प्रविष्ट हो गई। झोपड़ी में एक तेल लैंप टिमटिमा रहा था। लैंप का जर्जर पीला प्रकाश झोपड़ी में फैला हुआ था और झोपड़ी में किन्हीं दो व्यक्तियों की सांसें तीव्रता से चलने की ध्वनि गूंज रही थी। झोपड़ी में सिसकारियों का साम्राज्य था। एक टूटी फूटी सी खाट चरमरा रही थी। यह कोई नवविवाहित जोड़ा था जो संसार के सर्वोत्तम सुख में डूबे इस सर्द रात्रि की सर्दी से बचने का उपाय कर रहे थे। वे एक दूसरे में समा रहे थे। बालक की आत्मा इसी झोपड़ी के वायुमंडल में चक्कर लगाने लगी और फिर सबसे अंत में बालक की वह आत्मा वायु के साथ सांस के माध्यम से संभोग करती उस युवती के शरीर में चली गई तथा वहीं कैद होकर रह गई। रात की भयंकरता में किसी प्रकार कमी न आई थी। रहमान बंगला सीक्रेट कोर का एक जाबाज जासूस। यूं तो वह केवल 20 वर्ष का था, लेकिन 20 वर्ष का यह नवयुवक जासूस शिरोमणि विजय की उम्मीदों से कहीं अधिक खतरनाक साबित हुआ था। पाकिस्तान का बदला नामक उपन्यास में
बांग्ला सीक्रेट कोर की ओर से विजय की सहायता के लिए उसे भेजा गया था, और जब वह विजय से मिला तो खूनी ब्लैक दिसंबर के एजेंटों की राइफलों के साए में था। लेकिन जब विजय ने रहमान को चमत्कारी ढंग से स्वयं को बचाता देखा तो विजय दांतों तले उंगली दबाकर रह गया, तथा विजय तभी जान गया था कि रहमान बहुत कुछ कर सकता है। रहमान विजय को अपना गुरु मानता था और उसका बहुत सम्मान करता था। रहमान एक ऐसा नौजवान था जो पाक बंगला के बर्बरतापूर्ण युद्ध में सिर से कफन बांधकर कूद गया था। रहमान की प्यारी बहन की इज्जत पाकिस्तानी भेड़ियों ने सरे बाजार नीलाम की थी। माँ के स्तनों से अपनी संगीनें रंगी थी। बूढ़े बाप के जर्जर जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया था, तथा एक मासूम छोटे भाई को संगीनों की नोक पर रखकर जीवित धधकती हुई आग में धकेल दिया था। अभी रहमान इन सब यह सब बातें सोच ही रहा था कि विजय ने कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही रहमान पूरे मूड में आ गया और बोला, प्रणाम गुरुदेव, आपकी खिदमत में पेश है मेरी झकझकी। आरती करो गुरुदेव की, सफाई करो उनकी जेब की, भेंट चढ़ाओ एक सेब की, भैंस है या बलदेव की। शाबाश चले मियाँ, विजय उसकी पीठ ठोकता हुआ बोला। वाह बेटा रहमान, आज हम जान गए कि हमारे बाद भी हमारा नाम रोशन करने वाला कोई है। और रहमान सीना फुलाकर कुछ इस प्रकार अकड़ गया कि मानो उसे संसार के सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति की उपाधि दे दी गई हो। विजय अभी कुछ कहना ही चाहता था कि पूर्ण सिंह ने कमरे में प्रवेश किया, तथा उसे देखकर विजय फिर बोला, कहो बेटा पूरे शेर यानी सड़े हुए बेर, क्या हाल है? साहब ये चिट्ठियां अभी अभी डाकिया दे गया है। पूर्ण सिंह ने अपने हाथ में पकड़े दो लिफाफों को आगे बढ़ाते हुए कहा। मेज पर रख दो, विजय ने सतर्कता के साथ कहा। पूर्ण सिंह चला गया। संपूर्ण सतर्कताओं को ध्यान में रखते हुए विजय ने वे लिफाफे खोले। यह उसके दुश्मनों का कोई फ्रॉड नहीं था, बल्कि कुछ लिफाफे थे। चेले मियाँ, यस गुरुदेव, इन्हें बाँचो। बाँचो यानी पढ़ो। ओ, जोर जोर से। जैसी आज्ञा गुरुदेव, रहमान ने कहा और पहला पत्र पढ़ने लगा। लिखा था, प्रिय दोस्त विजय, आज तुम एक अजनबी का यह पत्र पढ़कर आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन दोस्त, सबसे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं तो बेहतर होगा। शायद तुम मुझे ना जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूँ। मैं इंटर में तुम्हारे साथ पढ़ा करता था और मेरा नाम राजीव है। अब तो शायद तुम मुझे पहचान गए होंगे। दोस्त, हमारी स्टेट शमशानगढ़ में आजकल ऐसी ऐसी भयानक वारदातें हो रही है कि शमशानगढ़ पहले तो रात में ही शमशान नजर आता था, लेकिन अब दिन में भी यही हाल है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि जो अफवाहें यहाँ फैली हुई है, क्या उनमें 1% भी वास्तविकता है। कहते हैं कि शमशानगढ़ आत्माओं, भूत प्रेतों और राक्षसों की स्टेट है। यहाँ मानव नहीं रह सकता। रात होते ही यहाँ प्रेत आत्माओं की अजीबोगरीब लीलाएं शुरू हो जाती है। एक सुंदर युवती हर रात को शमशानगढ़ की सड़कों पर नजर आती है। लोग उससे भयभीत हैं। कहते हैं कि वह रूह है, भटकती हुई रूह यानी प्रेत आत्मा। विजय, शायद तुम मुझे पागल समझो, क्योंकि मैं अब एक ऐसी बात लिखने जा रहा हूँ जिस पर हम जैसे आधुनिक व्यक्ति कभी विश्वास नहीं कर सकते। बड़ी ही अजीबोगरीब उलझनपूर्ण वारदातें यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें पत्र लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ हर रोज आत्माओं द्वारा यह धमकी दी जा रही है कि स्टेट के राजा के खानदान के एक एक व्यक्ति को तड़पा तड़पा कर मौत दी जाएगी। आज से 18 वर्ष पूर्व 5 जनवरी सन 1955 को यहाँ स्टेट की एक रानी और उसके बच्चे की इतनी निर्मम ढंग से हत्या की गई थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हत्यारे ने उसका खून तक पी लिया था। उसी 5 जनवरी से आज तक प्रेत आत्माओं की ये लीलाएं जोर पकड़ती जा रही है। यूं समझ लो कि शमशानगढ़ पूरी तरह प्रेतग्रस्त है। मैं यहाँ होने वाली प्रेत लीलाओं का वर्णन विस्तार से करने का साहस नहीं रखता। जब भी इन लीलाओं के विषय में सोचता हूँ तो भय सा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेतात्मा मेरे दिलो दिमाग पर काबू करती जा रही है। मुझे कोई प्रेत हाथों में उठाकर पटक देगा। नहीं नहीं, मैं उन भयानक वारदातों का वर्णन नहीं कर सकता दोस्त। देखो, अब मेरा हाथ कांपने लगा है। मुझे लग रहा है जैसे कोई प्रेत आत्मा मुझे घूर रही है। मेरे संपूर्ण शरीर की शक्ति छिनती जा रही है, जैसे मेरा जिस्म रक्त रहित होता जा रहा है। प्रिय दोस्त, बस यह समझ लो कि वास्तव में शमशानगढ़ प्रेत आत्माओं की स्टेट है। लेकिन मैं क्योंकि प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं करता, इसलिए सोचता हूँ कि शायद ये सब एक षड्यंत्र के अंतर्गत हो सकता है कि स्टेट के कुछ पुराने शत्रु स्टेट का विनाश चाहते हों। वैसे सच पूछो तो मेरा विश्वास आधुनिक विज्ञान के विचार यानी प्रेत आत्माएं नहीं होती से हटता जा रहा है, और मुझे पक्का विश्वास होता जा रहा है कि प्रेत आत्माएं भी इसी संसार में रहती है। विजय, अब अंत में तुमसे यही प्रार्थना करूंगा कि दोस्त,
अगर तुम्हें दोस्ती का जरा भी ख्याल है तो हमारी मदद के लिए तुरंत शमशानगढ़ रवाना हो जाओ। अखबार में तुम्हारे कारनामे पढ़कर न जाने मेरे दिल में क्यों यह विश्वास हो गया है कि केवल तुम ही इस स्टेट को इन परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हो। आशा है दोस्ती की खातिर तुम यह खतरा मोल लोगे। वैसे यहाँ तुम्हें पूरा पारिश्रमिक दिया जाएगा। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा ही दोस्त राजीव। लो चले मियाँ, कर लो अंग्रेजी में बात। रहमान के चुप होते ही विजय ने कहा, केस तो दिलचस्प हो सकता है गुरु। तो क्या शमशानगढ़ जाने का इरादा है? चले मियाँ, अगर गुरुदेव का है तो। अबे बेटा, गुरुदेव की खोपड़ी का तो दिवाला ही निकल गया। क्यों? अबे ये साला भूत प्रेतों का चक्कर अपनी समझदारी से बाहर है। हम तो प्यारे जासूस हैं, अतः भूत प्रेतों पर विश्वास करने जैसी महान मूर्खता हम नहीं कर सकते। गुरु बको, भूत प्रेतों पर आपको विश्वास करना ही होगा। वो किस खुशी में साले चले मियाँ। गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि मैं बंगाली हूँ, और आप यह भी जानते होंगे कि बंगाल का काला जादू पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब हम बंगाली लोग जादू पर विश्वास करते हैं तो भूत प्रेतों के विषय में भी काफी जानकारियां रखते हैं। यहाँ तक कि मैं स्वयं किसी तांत्रिक से कम नहीं हूँ। खतरनाक से खतरनाक आत्मा को वशीभूत कर सकता हूँ और जो चाहूँ करवा सकता हूँ। आपके दोस्त राजीव के पत्र में जो लिखा है वह मुझे किसी हद तक सत्य लग रहा है। रहमान शायद अभी आगे भी कोई भाषण देता, लेकिन विजय बीच में ही हाथ उठाकर बोला, मिस्टर मेहमान। यस गुरु। चुप होने का क्या लोगे? कुछ भी नहीं तो बोलती पर ढक्कन लगाओ। लगा लिया। बात यह है मियाँ मेहमान कि साले तुम ठहरे बंगाली, कहीं काले जादू का चमत्कार दिखाकर हमारी खोपड़ी का दिवाला ना निकाल दो। तुम बंगालियों की खोपड़ियों का दिवाला तो निश्चित रूप से पहले ही निकल चुका है, जो इस 20वीं सदी में भूतों पर विश्वास करते हो। अबे मियाँ, ये हमारे उन बोगस दिमागों की देन है जिन्हें कहानियां लिखने का शौक था और जिनका दिमाग सटिया गया था। जब उन महापुरुषों को वास्तविक जीवन में कोई प्लॉट नजर नहीं आया तो लगे सोचने कि मरने के बाद इंसानों का क्या होता होगा, और बस फिर कपोल कल्पित कहानियां गढ़ने में जुट गए। आज तक तुम जैसे नौजवानों को मूर्ख बनाते चले आ रहे हैं वो लोग। नहीं गुरु, मैंने स्वयं काले जादू द्वारा आत्माओं से बात की है। अब बकवास। गुरु, मैं तुम्हारी भी बात करवा सकता हूँ। आज तुम साले ठहरे बंगाल के काले जादूगर, हमारा उल्लू खींचने में अधिक समय कहाँ लगाओगे? यह बात नहीं है गुरु। अच्छा एक बात बताओ। पूछो। शमशानगढ़ जाओगे? अगर आप जाएंगे, हमें तो प्यारे जाना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या रागमाला है। बस तो गुरु, मैं भी। देखो मियाँ, चेले दी ग्रेट, अगर तुमने फिर काले वाले जादू की बात की तो उठाकर बंगाल में फेंक दूंगा। कुछ भी हो, मैं अपने ढंग से चलूंगा। चेले मियाँ, अगर जासूस होकर भूतों तथा जादू पर विश्वास करोगे तो बन लिया जासूस। मेरा विश्वास जादू के प्रति अटूट है। एक बात का जवाब दोगे? पूछो। जब पाकिस्तानियों ने तुम लोगों पर इतनी बर्बरताएं की, अत्याचार किए, उस समय तुम्हारा काला जादू कहाँ चला गया था? अपने काले जादू से ही पाक की सेना को उड़ा क्यों नहीं दिया था? वह बात और थी गुरु। तुम काले जादू का नाम लेकर अपनी कमजोरी को ढांपना चाहते हो। बात यह नहीं गुरु, अब तुम अपनी बोलती पर ढक्कन लगा लो, विजय ने कहा, और यह कहकर कि वह कुछ देर में वापिस आ रहा है, कमरे से बाहर निकल गया। रहमान अपने ढंग से इस केस के पहलुओं पर विचार कर रहा था। गैरेज से कार निकालकर विजय सीधा गुप्त भवन पहुंचा और ब्लैक बॉय के सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, सुनाओ प्यारे काले लड़के। सर, अभी रहमान को भेजा तो नहीं? नहीं, क्यों? सर, बंगला सीक्रेट कोर से संदेश भेजा गया है कि रहमान को भेज दिया जाए। कह देना अभी कुछ दिन और रहमान तुम्हारा मेहमान रहेगा। क्यों सर? इसलिए कि हम शमशानगढ़ जा रहे हैं। शमशानगढ़? यस प्यारे। लेकिन क्यों सर? सुना है आजकल वहां प्रेतात्माओं का बड़ा आतंक है। उससे हमें क्या मतलब सर? कुछ खास नहीं। तो फिर आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? सैर सपाटा करने। लेकिन सर, क्या सैर सपाटे को आपको शमशानगढ़ ही नजर आया? अपनी अपनी पसंद है प्यारे काले लड़के। नहीं सर, मैं नहीं मान सकता। अवश्य वहां आप किसी विशेष काम से जा रहे हैं। मियाँ चीफ द ग्रेट। यस सर, आजकल तुम्हारी अक्ल के घोड़े हमारी बगल से होकर सरपट दौड़ रहे हैं। मैं मतलब नहीं समझा सर। मेरा मतलब है आजकल काफी होशियार होते जा रहे हो। सर, आप ही की संगत है सर। खैर, प्रभाव की साले क्या मजाल जो ना हो। वैसे असली माजरा यह है कि वहां से हमारे एक भूतपूर्व परम मित्र का पत्र आया है तथा उन मित्र महोदय ने हमसे प्रार्थना की है कि हम शीघ्रातिशीघ्र शमशानगढ़ में अपना मनहूस थोबड़ा ले जाएं तथा उन साली प्रेत आत्माओं का तिया पांचा कर दें। सर, क्या आप वास्तव में शमशानगढ़ जाएंगे? विचार तो कुछ ऐसा ही है चीफ मियाँ, विजय ने कहा और फिर संपूर्ण घटना विवरण सहित बता दी। सारी बात सुनकर ब्लैक बॉय बोला,
सर, हो सकता है वहां वास्तव में प्रेत आत्माओं का चक्कर हो। मियाँ चीफ दी बोगस, क्या तुम्हारा दिमाग मिट्टी के तेल में घुल गया है? अच्छे खासे पढ़े लिखे होकर प्रेत आत्माओं पर विश्वास रखते हुए क्या तुम्हें जरा भी गैरत नहीं आई? सर, आपको तो मालूम ही है कि आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक भी प्रेत आत्माओं में कुछ सत्यता महसूस करने लगे हैं। वे अपने नए परीक्षणों में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मरने के बाद आखिर आत्मा का होता क्या है, वह जाती कहाँ है। यह बात तो ठीक है कि अभी तक वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार नहीं किया है कि भूत प्रेत आदि कुछ होते भी हैं, लेकिन साथ ही यह बात भी है कि वे स्वीकार करते हैं कि वे आत्माएं जो अपने जीवन से तृप्त और संतुष्ट नहीं हो पाती, वह अपने कार्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड में भटकती रहती है। भाषण तो तुम किसी हद तक ठीक ही दे रहे हो प्यारे काले लड़के। इसीलिए सर, हो सकता है वहां कोई ऐसा ही चक्कर हो। खैर प्यारे, यह साली प्रेत आत्मा वाली बात हलक से नीचे उतरती तो है नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो कोई चिंता नहीं है। हमारे साथ बंगाल के काले जादूगर मैंड्रेक रहमान की सूरत में जा रहे हैं। आत्माओं का तिया पाचा वह अपने तांत्रिक करिश्मे से कर देगा। सर, एक राय देना चाहता हूँ, दे डालो। क्यों ना आप अशरफ को भी अपने साथ ले जाए? उसकी आवश्यकता नहीं है, वहां कोई मैं बारात लेकर जाऊंगा। सर, मैं सिर्फ सुरक्षा के नाते कह रहा था। हमारा चेला और हम तो साली अपनी प्रेत आत्माओं का भी तिया पाचा कर देंगे। फिर भी सर, रहमान अभी कच्चा खिलाड़ी है। मियाँ चीफ द ग्रेट, वह साला 20 बरस का छोकरा किसी भी बात में कम नहीं है। मानता हूँ वह इस क्षेत्र का नया खिलाड़ी है, लेकिन शायद तुम यह नहीं जानते कि चेला किसका है। जैसे ग्रेट जासूस का वह चेला है, वैसा ही ग्रेट वह खुद भी है। आज वह जासूसी के क्षेत्र में कच्चा अवश्य है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वह मेरे साथ काम करता रहा तो एक दिन वह बड़े बड़े जासूसों के नाक कान अपनी जेब में रखकर घुमा करेगा। सर, अब आप अपने शागिर्द को जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो। ब्लैक बॉय विजय पर व्यंग कसने वाले स्वर में बोला। प्यारे काले लड़के, हमारा चेला वक्त पर अपना परिचय खुद दे देगा। खैर सर, छोड़िए इन बातों को। मतलब यह कि आप सिर्फ रहमान के साथ शमशानगढ़ जा रहे हैं। निसंदेह, जैसी आपकी इच्छा। और देखो, मैं यह कहने आया था कि अगर बीच में किसी कारणवश मुझसे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पड़े तो फ्लाइट 2 करना। ओके, ब्लैक बॉय ने कहा। अच्छा प्यारे, चलते हैं। प्रेत आत्माओं के बीच बैठकर हम कुछ झकझकियों का निर्माण भी करेंगे और वापस आकर उन्हें तुम्हारी सेवा में पेश करेंगे, विजय ने कहा और हाथ मिलाकर गुप्त भवन से बाहर आ गया। ब्लैक बॉय के होठों पर एक अजीबोगरीब मुस्कान थी। इधर विजय गुप्त भवन से बाहर निकला और अपनी कार की ओर बढ़ा। अभी वह कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि वह चौंक पड़ा। उसकी निगाह स्टीयरिंग में फंसे एक कागज पर स्थिर हो गई थी। पहले तो वह कुछ सोचता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर कागज निकाल लिया तथा कार में बैठे बैठे उसने वही खोल लिया तथा पढ़ा। लिखा था, प्यारे विजय, मैं जानता हूं तुम शमशानगढ़ के लिए रवाना हो रहे हो, लेकिन सावधान। याद रखना, वहां भयंकर प्रेत आत्माएं पनप रही है। ध्यान रखना, इस बार तुम किसी मानव अपराधी से नहीं बल्कि भूतों से टकराने जा रहे हो। उन भूत प्रेतों से जो सदियों से भटक रहे हैं। मैं शमशानगढ़ के विषय में काफी कुछ जानता हूँ। वैसे मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मेरे इस पत्र से रुकने वाले नहीं हो, लेकिन एक बार फिर सतर्क कर रहा हूँ कि वहां तुम्हें आत्माओं से टकराना होगा। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि शमशानगढ़ के राजा के खानदान के एक एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया जाएगा। याद रखना, जंगल में बनी वह दैत्याकार हवेली बहुत ही मनहूस है और वह तुम्हारी कब्र भी साबित हो सकती है। खैर, अब मैं अधिक क्या लिखूं, तुम स्वयं ही उन रहस्यों में उलझने जा रहे हो जो सदियों से रहस्य बने हुए हैं। बस यह ध्यान रखना कि इस केस में तुम मौत की गहरी नींद भी सो सकते हो। तुम्हारा शुभचिंतक। पूरा कागज पढ़कर विजय ने कुछ विचित्र ढंग से मुंह बनाया था, फिर गोल होठ करके सीटी बजाने लगा और इस कागज के विषय में सोचने लगा। उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई और फिर विचारों के सागर में गोते लगाने लगा। इस पत्र ने विजय को वास्तव में उलझा दिया था। विजय को अब लगने लगा था कि शमशानगढ़ में कोई भयंकर साजिश रची जा रही है। वैसे वह यह भी समझ गया था कि केस वास्तव में खतरनाक भी हो सकता है। यह तो अनुमान वह लगा ना सका कि यह पत्र किसने लिखा है, लेकिन यह अवश्य जान गया वह कि उसका शमशानगढ़ के प्रस्थान की बात गुप्त नहीं रही। वह निश्चय कर चुका था कि इस केस को पूरी गंभीरता के साथ हैंडल करेगा। यह केस साधारण आत्माओं का केस नजर नहीं आ रहा था। उसकी शमशानगढ़ की यात्रा के विचार में परिवर्तन का तो खैर कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन इस पत्र ने केस को उलझा अवश्य दिया था। वह जान गया कि शमशानगढ़ में रहस्य की परतें उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पटरियों पर रेंगती हुई ट्रेन स्थिर हो गई। यह शमशानगढ़ का स्टेशन था। यहाँ गाड़ी सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती थी। विजय और रहमान गाड़ी रुकते ही तुरंत प्लेटफॉर्म पर उतर आए। रहमान के हाथ में एक सूटकेस था। इस समय रात का 1 बज रहा था। स्टेशन पर गजब की निस्तब्धता छाई हुई थी। अभी वे दोनों अपने स्थान पर खड़े थे कि वे चौंके। सहसा गाड़ी ने एक तीव्र सीटी मारी और फिर धीरे धीरे रेंगती चली गई।
उनके अतिरिक्त वहां कोई ना उतरा था। प्यारे मेहमान, सहसा विजय बोला। रहमान जान गया था कि विजय उसे मेहमान कहने से बाज नहीं आएगा। यार क्या माजरा है? क्यों गुरु? बात यह है कि अब यहाँ से जाए कैसे, ना कुछ पता ना सवारी। बात तो सोचने वाली है गुरु। तो फिर जल्दी से हो जाओ शुरू। बोलो क्या करूं? प्लेटफॉर्म से बाहर का नज़ारा देखते हैं, चलो, रहमान ने कहा तथा फिर वे दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। बाहर भी उसी प्रकार का सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क दूर दूर तक वीरान पड़ी थी। यह रात चांदनी थी, अतः सड़क पर भी चांदनी फैली हुई थी। कुछ देर तक वे सन्नाटे में डूबी सड़क को देखते रहे। चलो प्यारे, विजय ने कहा और सड़क की निस्तब्धता को भंग करते हुए वे आगे बढ़ गए। सड़क पर उनके जूतों की टक टक की आवाज गूंजने लगी। प्यारे चेले, यस गुरु, बातें चलते चलते ही हो रही थी। झकझकी सुनाने का मौसम बड़ा प्यारा है। गुरु, मैं बोर नहीं होना चाहता। बस तो फिर एक झकझकी सुनो, सारी बोरियत दूर हो जाएगी। गुरु आप। और रहमान कुछ कहता कहता रुक गया। विजय भी ध्यान से कुछ सुनने का प्रयास कर रहा था। चेले मियाँ, कुछ सुन रहे हो? गुरु, लगता है कोई आत्मा खिलखिला रही है। अबे साले रहमान। यस गुरु, तुम्हें हर आवाज आत्मा की ही नजर आती है। गुरु ध्यान से सुनो, रहमान ने कहा था, फिर स्वयं भी ध्यान से सुनने लगा। वास्तव में धीरे धीरे रात की यह नीरवता, यह सन्नाटा, यह निस्तब्धता भंग होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई खिलखिला रहा है, जोर जोर से खिलखिला रहा है। वास्तव में यह खिलखिलाहट बड़ी ही भयानक थी। लगता था कोई मुर्दा झुंझला रहा है। यह खिलखिलाहट सीधी दिल में उतरती चली जाती थी। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। खिलखिलाहट पल प्रतिपल तेज होती जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी विजय फुर्ती के साथ एक तरफ को दौड़ पड़ा तथा साथ ही चीखा, मेरे पीछे आओ चले मियाँ। खिलखिलाहट पल प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। इस खिलखिलाहट के बीच मानो मनहूस कुत्ता रोने लगा। तभी जैसे कोई रो रहा हो, सिसक सिसक कर रो रहा हो, भयानक भयानक आवाजें आने लगी। भागते भागते वे एक मैदान में पहुंच गए। मैदान में भी चांदनी थी और जो कुछ उन्होंने इस चांदनी में देखा उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दूर चांद की चांदनी के बीच एक लड़की नजर आई। उसके गदराए जिस्म पर दूध जैसी सफेद साड़ी थी जिसका आंचल हवा में लहरा रहा था। वह सीधी चली जा रही थी। उसकी पीठ उन्हीं लोगों की ओर थी। वातावरण में वही खिलखिलाहट गूंज रही थी। प्यारे चेले, विजय धीरे से फुसफुसाया। यस गुरु, यह कौन है? शायद कोई आत्मा। बकवास मत करो। विजय बात बात पर रहमान की इस आत्मा वाली रट पर झुंझला गया था। नहीं करता गुरु, ध्यान रहे उसे मालूम ना हो पाए कि हम उसके पीछे हैं। लेकिन यह खिलखिलाहट और भयानक आवाजें, इनके विषय में बाद में सोचेंगे। पहले अपनी अम्मा का पीछा करो। ओके गुरु। अभी रहमान ने इतना ही कहा था कि वे फिर चौंक पड़े। एकाएक उनके कानों में ऐसी आवाजें टकराने लगी जैसे दो आदमी आपस में भिड़ गए हों। आवाजें मैदान के एक तरफ पड़े एक विशाल पत्थर के पीछे से आ रही थी। घटनाएं कुछ इस तेजी के साथ घटित हो रही थी कि कुछ सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। वातावरण में चारों तरफ अजीबो गरीब आवाजें गूंज रही थी। तुम अपनी अम्मा का पीछा करो बेटे रहमान, मैं उधर देखता हूँ। विजय के शरीर में इस समय बिजली दौड़ रही थी। वह तेजी के साथ रहमान को आदेश देकर अपनी संपूर्ण रफ्तार के साथ उस पत्थर की तरफ दौड़ा। आंधी तूफान की भांति वह दौड़ता हुआ पत्थर पर चढ़ गया। जब उसने पत्थर के पीछे का दृश्य देखा तो हैरत में पड़ गया। चांद की चांदनी में दो इंसानी साए खूनी भेड़िए की भांति आपस में भिड़े हुए थे। उनमें से एक के जिस्म पर स्याह लिबास था तथा दूसरे के जिस्म पर दूध जैसा सफेद घुटनों तक का चौगा था। सफेद चोगे वाला यह व्यक्ति आवश्यकता से कुछ अधिक ही लंबा था तथा खड़ा हुआ सिर्फ हड्डियों का ढांचा प्रतीत हो रहा था। विजय खड़ा होकर उनकी हरकत नोट करने की कोशिश कर रहा था। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन एक दूसरे पर खूनी भेड़िए की भांति टूट पड़ रहे थे। विचित्र विचित्र सी किलकारियां उनके मुंह से निकल रही थी। स्याह लिबास वाला व्यक्ति आवश्यकता से कुछ अधिक फुर्तीला जान पड़ता था। वह चोगे वाले व्यक्ति पर भारी पड़ रहा था। पहले वह अच्छी तरह स्थिति का अध्ययन कर लेना चाहता था, तभी नाटक में भाग ले सकता था। अभी तो वह स्वयं यह समझने में असमर्थ था कि यह सब क्या हो रहा है। आखिर वह लड़की क्या बला है
ये यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? अनेक अनेक प्रश्न उसके दिमाग में खुलबुला रहे थे। अतः वह शांति के साथ उन दोनों को देखता रहा। कुछ समय की खतरनाक भिड़ंत के पश्चात स्याह लिबास वाले ने सफेद चोगे वाले को सिर से ऊपर उठाकर पटक दिया। चोगे वाले के मुख से डरावनी सी चीख निकली। स्याह व्यक्ति ने फुर्ती दिखाई। उसने उसे ऊपर उठाकर 5-6 बार पटका। इन पटकनियों के अंतर्गत सफेद चोगे वाला लहूलुहान हो गया तथा मृत अथवा बेहोश स्थिति में निश्चल पड़ गया। स्याह चोगे वाला तेजी के साथ झपटा तथा अगले ही पल वह फुर्ती के साथ सफेद चोगे वाले की जेबें टटोल रहा था। दूसरे ही पल स्याह चोगे वाले ने कोई वस्तु सफेद चोगे वाले की जेब से निकालकर अपनी जेब के हवाले की तथा उसके बाद वह एक पल भी वहां नहीं रुका। तेजी के साथ एक तरफ को भागा। विजय की समझ में कुछ नहीं आया। अभी तक तो वह केवल पहेलियों में ही उलझा हुआ था। वह यह भी ना देख सका कि वह क्या वस्तु थी जो स्याह लिबास वाले व्यक्ति ने सफेद चोगे वाले की जेब से निकालकर अपनी जेब के हवाले की थी। फिर भी वह फुर्ती के साथ इसी स्याह व्यक्ति के पीछे झपटा। स्याह लिबास वाले व्यक्ति की रफ्तार काफी तीव्र थी और उसी रफ्तार से विजय भी उसका पीछा कर रहा था। वातावरण में शोर ज्यों का त्यों था। अभी विजय की समझ में कोई विशेष बात तो आई नहीं, लेकिन इतना वह जरूर समझ गया था कि स्याह व्यक्ति ने जो वस्तु सफेद चोगे वाले की जेब से निकाली है वह निश्चित ही कोई महत्वपूर्ण वस्तु रही होगी। लेकिन फिर भी विजय बिना कुछ सोचे समझे भिड़ने की मूर्खता नहीं करना चाहता था। अतः शांति और सतर्कता के साथ साथ उसका पीछा करता जा रहा था। चांदनी रात में यह पीछा बड़ा ही रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। लगभग 10 मिनट के पश्चात काला साया एक पथरीली सी गुफा में प्रविष्ट हो गया। गुफा के द्वार पर विजय एक क्षण के लिए ठिठका। गहन अंधकार का साम्राज्य था, लेकिन अंधकार में काले साए के चलने की आवाज निरंतर गूंज रही थी और पल प्रतिपल दूर होती जा रही थी। विजय एक क्षण के लिए घूम गया। किसी का शक्तिशाली घूसा उसकी नाक पर पड़ा था। लाल पीले तारे उसकी आंखों के सामने नाच गए और वह लड़खड़ाकर पथरीले फर्श पर गिरा। सही बात तो यह है कि तुम पर पीछा करने का तरीका तक नहीं आता। सहसा विजय के कानों से खतरनाक लहजा टकराया। विजय संभल कर खड़ा हो गया। वे इस समय गुफा के द्वार पर ही थे, अतः चांद की चांदनी में वे एक दूसरे को साए के रूप में देख सकते थे। विजय ने सामने देखा। वही काले लिबास वाला व्यक्ति अपने दोनों कुल्हों पर हाथ रखे उसे घूर रहा था। मध्यम प्रकाश के कारण विजय उसके होठों पर नृत्य करने वाली कुटिल मुस्कान न देख सका। दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। कहो बेटा कालिए, क्या इरादे हैं? विजय संभला तथा सतर्क होकर बोला। मुझे लगता है तुम्हारा यह अभियान मौत का अभियान बनने वाला है। यह तो बात की बात है प्यारे, पहले अपने इरादे तो बताओ। मेरे इरादे काफी नेक है। नेक से मतलब ये कि तुम्हें इस संसार से विदाई परमिट दिलाने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन प्यारे, मैं सोचता हूँ फिलहाल उस परमिट को तुम ही ले लो, विजय ने कहा और फुर्ती के साथ उस पर झपटा। लेकिन स्याह से आया पूर्णतया सतर्क जान पड़ता था। उसने भी गजब की फुर्ती का परिचय दिया और अपने स्थान से हट गया। अपनी ही झोंक में विजय पथरीले फर्श पर जा गिरा, लेकिन तुरंत ही संभल भी गया। अगले क्षण वे दोनों फिर आमने सामने खड़े थे। सहसा स्याह व्यक्ति ने गजब की फुर्ती दिखाई। एक बार तो स्वयं विजय काम गया। वह जान गया कि स्याह व्यक्ति कोई खतरनाक लड़ाका है। अगर विजय एक पल को भी चूक जाता तो निश्चित रूप से उसकी एकाध हड्डी टूट जाती। गजब की फुर्ती के साथ इस व्यक्ति ने जूडो मारा था। जूडो फ्री स्टाइल का एक ऐसा खतरनाक दाव जिसकी चपेट में आया व्यक्ति किसी भी तरह सुरक्षित नहीं रह सकता। लेकिन स्याह व्यक्ति का भयंकर इरादा वह पहले ही भांप चुका था और उससे अधिक फुर्ती का प्रदर्शन करता हुआ वह अपने मुख्य स्थान से हट गया। झोंक में स्याह व्यक्ति लड़खड़ाया। लड़खड़ाते व्यक्ति के पीछे से विजय ने एक किक जमा दी। वह मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। तभी विजय झपटा और उस पर चढ़ बैठा और बोला, हम भी खलीफा हैं बेटे कालिए। लेकिन विजय ठीक से अपना वाक्य पूरा न कर पाया था कि स्याह व्यक्ति ने उसे जांघों पर रखकर उछाल दिया। वह हवा में लहराया तथा धड़ाम से फर्श पर गिरा। वह फिर फुर्ती के साथ खड़ा हो गया। उसने स्याह व्यक्ति की ओर देखा। सहसा स्याह व्यक्ति ने फुर्ती के साथ गुफा के गहन अंधकार में जंप लगा दी और तभी गुफा के अंधेरे के बीच से आवाज आई, अभी मैं जरा जल्दी में हूं बेटे, फिर मुलाकात होगी। अबे ओ कालू भाई, अबे यार सुन तो। विजय ने भी उसके पीछे झपटने की कोशिश की, लेकिन विजय अंधेरी गुफा के पथरीले फर्श पर गिरा। सहसा गुफा में निस्तब्धता छा गई। ना कहीं कोई ध्वनि, ना कोई आहट थी। कुछ देर तक विजय भी आराम से फर्श पर पड़ा रहा तथा फिर बड़बड़ाया, डर कर भाग गया साला ठाकुर के पूत से। फिर
वह वहां से उठा तथा टॉर्च के सहारे उसने स्याह व्यक्ति को खोजने की चेष्टा भी की, लेकिन असफलता का भंडार लेकर रह गया। यह सिर्फ एक साधारण गुफा थी। तभी उसे रहमान का ध्यान आया। वह उस सफेद पोस्ट लड़की के पीछे गया हुआ था। यह विचार दिमाग में आते ही वह वापस चल दिया। उसकी चाल पहले से तीव्र थी, और तब जबकि वह वहां पहुंचा जहां उस स्याह व्यक्ति तथा सफेद चोगे वाले की टक्कर हुई थी, तथा स्याह व्यक्ति ने सफेद चोगे वाले को बेहोश अथवा मृत अवस्था में छोड़ा था, उस समय विजय को कम आश्चर्य न हुआ जब उसने उस स्थान से न सिर्फ सफेद चोगे वाले इंसान का जिस्म गायब पाया, बल्कि यह भी देखा कि यहाँ कोई भी ऐसा चिन्ह न था जिससे यह जाहिर होता कि यहाँ कोई उत्पात हुआ है। वहां खून की एक बूंद का छींटा भी न था, जबकि सफेद चोगे वाला लहूलुहान होकर फर्श पर गिरा था। हंसी और खिलखिलाहट अब लगभग समाप्त हो चुकी थी। विजय ने उस स्थान को ध्यान से देखा और सीटी बजाने के अंदाज में होठ सिकोड़े। रहमान अपनी संपूर्ण इंद्रियों की सतर्कता के साथ दबे पांव सफेद पोश कमसिन सी लड़की का पीछा करता जा रहा था। अभी तक रहमान उसकी सूरत देखने में भी सफल न हो सका था, क्योंकि उसने एक बार भी पीछे घूमकर नहीं देखा था। रहमान अभी तक यह निश्चय करने में भी असफल था कि यह लड़की कोई जीती जागती कमसिन लड़की है अथवा भटकती हुई कोई आत्मा। खिलखिलाहट तथा भयंकर डरावनी आवाजें अभी तक वातावरण में गूंज रही थी, लेकिन रहमान यह अनुमान भी न लगा पाया कि यह डरावनी आवाजें आखिर आ कहां से रही है। रहमान को वह सफेद पोस्ट लड़की स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। वह लगभग 20 फुट दूर रहकर उसका पीछा कर रहा था। एकाएक रहमान बुरी तरह चौंक गया। वह कांप गया, सारे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई। भय से वह कांपा तथा पीछे हटा। उसके चेहरे से कोई चमगादड़ टकराया था और चीखता हुआ भाग गया। तभी एक ऐसी जोरदार चीख जो उसके दिल में उतरती चली गई, एक ऐसी खिलखिलाहट जिससे वह कांप गया। ये आवाजें उसके ठीक सामने तथा अत्यधिक निकट से आ रही थी। उसने देखकर भय से पीछे हट गया। उसके चेहरे के ठीक सामने सिर्फ 1 फुट की दूरी पर एक चेहरा उभरा था, एक जिस्म उभरा था, एक 35 वर्ष की युवती का जिस्म, वृक्ष पर लटका हुआ उल्टा जिस्म। वह कांप कर पीछे हटा। यह भयानक आवाजें उसी के मुख से निकल रही थी। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। उसके सामने था एक लटकता हुआ जिस्म, वह भी उल्टा। युवती का शरीर पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, लेकिन सबसे खौफनाक बात तो यह थी कि उस युवती के धड़ और गर्दन के ऊपर का भाग पृथक था, बिल्कुल पृथक, हवा में लहराता हुआ। उसके धड़ के उपरोक्त भाग से लहू बह रहा था। उफ, गर्दन से भी लहू टपक रहा था। कितना खतरनाक था इस युवती का हवा में लटका हुआ चेहरा। आधे काले आधे सफेद बाल धरती की तरफ लटके हुए थे। हाथी की भांति 2 दांत होठों पर लटके हुए थे। आंखें अंगारों की भांति तक रही थी तथा माथे पर सलवटें पड़ी हुई थी। वह क्रोधावस्था में चीख रही थी तथा खूनी निगाहों से रहमान को देख रही थी। रहमान कांप कर पीछे हट गया। भयभीत वह इसलिए हो गया था क्योंकि वह वृक्ष पर उल्टी लटकी युवती अचानक ही उसके सामने आ गई। पीछे हटकर उसने स्वयं को कुछ संभाला तथा ध्यान से देखा तो उसने पाया कि युवती का उल्टा जिस्म सिर्फ हवा में लहरा रहा है, पैर वाला भाग नजर ही नहीं आ रहा था। रहमान ने स्वयं पर संयम किया और बोला, कौन हो तुम? जवाब में युवती का जबड़ा खुला, जोरदार खिलखिलाहट गूंजी तथा कहकहा सा लगाने के बाद उसके होठ हिले। रहमान को लगा जैसे 10-12 कुत्ते मिलकर रो रहे हों, लेकिन फिर भी शब्द स्पष्ट थे। युवती के होठ हिलते ही रहमान के कानों में आवाज टकराई, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। मैं उस लड़की के पीछे जाऊंगा, रहमान के मुख से निकला। चुप गधे के बच्चे, वह युवती बुरी तरह क्रोध में चीखी, कमीने, कुत्ते, मैं तेरा मांस खाऊंगी, तेरी हड्डियां खाऊंगी। यह कहने के साथ ही वह रहमान की तरफ झपटी। आश्चर्य यह था कि वह अभी तक सीधी नहीं हुई थी, वह हवा में उल्टी उस पर झपटी थी। रहमान क्योंकि समझ चुका था, इसलिए वह स्वयं को बचा ले गया और फिर फुर्ती के साथ अपना बैग खोला। वह जान चुका था कि यह कोई प्रतिशोध में जलती आत्मा है, और वह यह भी जानता था कि प्रतिशोध में धधकती आत्मा पर काबू पाना कितना कठिन होता है। लड़की की आत्मा रह रहकर उस पर झपट रही थी। वह स्वयं को बचाता तथा बैग से कुछ निकालने का प्रयास करता, और लगभग 5 मिनट पश्चात रहमान ने बैग से एक पुड़िया निकाली। उस पुड़िया में चने की दाल थी। उसने चने की दाल का एक दाना निकाला और आत्मा के रहस्य से खुद को बचाता हुआ होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाने लगा। थोड़ा बड़बड़ाने के बाद जैसे ही आत्मा उस पर झपटी, रहमान ने दाल का वह दाना उस पर फेंक दिया। आश्चर्यजनक परिणाम, दाल का दाना युवती के जिस्म से टकराया। आग के शोले धधके। रहमान के मतानुसार आत्मा धधक जानी चाहिए थी, लेकिन परिणाम एकदम विपरीत था।
आग के शोले क्षण मात्र को चमके, फिर विलुप्त हो गए। आत्मा भयानक ढंग से चिल्ला उठी, फिर भयानक ढंग से रहमान पर झपटी। रहमान पीछे हटा, वह चकराया। उसका पहला मंत्र प्रतिशोध की ज्वाला से धधकती इस आत्मा पर प्रभावहीन सिद्ध हो गया था। सहसा उसने फुर्ती के साथ बैग से एक बड़ा चाकू निकालकर खोल दिया। आत्मा चाकू देखकर खिलखिला पड़ी, लेकिन आश्चर्य, महान आश्चर्य! चाकू का चमकदार फल अंधेरे में बिजली की भांति चमका और अगले ही पल खच से रहमान की जांघ में घुस गया। वास्तव में रहमान ने स्वयं यह चाकू अपनी जांघ में मारा था। आत्मा के आक्रमण से बचते हुए उसने चाकू आत्मा के नजर आने वाले जिस्म पर फेंक दिया, लेकिन चाकू शरीर के बीच से गुजरकर दूसरी तरफ खन से धरती पर जा गिरा। रहमान की जांघ से खून की धारा बह निकली। उसने झपट कर खून अपने हाथ की हथेली में भर लिया और अगले ही पल वह सारा खून आत्मा पर उछाल दिया। खून अपनी तरफ उछलता देखते ही आत्मा चीख पड़ी, खून, 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 नहीं, नहीं! कहते कहते आत्मा के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। खून देखते ही आत्मा न जाने क्यों घबरा गई और इससे पहले कि रहमान कुछ समझ पाता, आत्मा अदृश्य हो गई। कुछ देर रहमान पागल सा वहीं खड़ा रहा। वातावरण में शांति छा गई। फिर उसने सामान बटोरा और वापस चल पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि वह सफेद पोस्ट लड़की अब उसे कहीं नजर नहीं आएगी। अब उसे पूर्ण विश्वास हो चला था कि शमशानगढ़ में प्रेत लीलाएं भयानक रूप धारण करती जा रही है। और तब जबकि विजय और रहमान मिले, चेक कर विजय बोला, कहो प्यारे मेहमान, गुरु, यहाँ वास्तव में बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। तुम्हारी अम्मा का क्या हुआ चेले द ग्रेट? गुरुदेव, यस चेले। कह दूं क्या? तुम्हें यकीन नहीं आएगा। अब बग भी क्या हुआ? गुरु, वह आत्मा थी। फिर बकवास। नहीं गुरु, हकीकत। अब चले मियाँ, क्या साले लड़मर कर आए हो? क्यों? तुम्हारी जांग से बहता खून। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं गुरु। क्या? उत्तर में सारी घटना रहमान ने विजय को सविस्तार बता दी, जिसे सुनकर विजय कुछ देर तक तो रहमान को घूरता रहा। वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि रहमान के साथ हुई घटनाओं को मानव करामात समझे या प्रेतों की लीला। कुछ देर तक वह सोचता रहा, फिर बोला, खैर प्यारे चेले मियाँ, लगता है साले चक्कर घपले का है। अभी साले शमशानगढ़ में कदम रखा नहीं है कि लफड़े फैलने लगे। और फिर अभी तो राजीव मियाँ की झोपड़ी भी नजर नहीं आई। मेरा एक विचार है गुरु, हो जाओ शुरू। मेरे ख्याल से पहले राजीव से ही मुलाकात कर ली जाए। हो सकता है कि वह कुछ ऐसी बातें बताए जिनसे रहस्य की इन परतों में से, जो यहाँ आकर और भी जटिल हो गई है, कोई परत उठ जाए, यानी हम किसी रहस्य की परत तक पहुंच जाए। अब चले मियाँ। यस गुरु। क्या अपने गुरु की छुट्टी करने का इरादा है? क्यों गुरु, जो बात मुझे कहनी चाहिए थी वह तुमने कह दी। आखिर चेला किसका हूं? तो फिर चलो। कहाँ? मियाँ राजीव का झोपड़ा तलाश किया जाए। चलो। और फिर दोनों बिना किसी पते के अनजानी राह में चल दिए। उन सड़कों पर उसी प्रकार का सन्नाटा और शांति छाई हुई थी। अब उनका रुख उसी तरफ था जिस तरफ रहमान सफेद पोस्ट लड़की के पीछे आया था, और पीपल के वृक्ष के करीब आकर रहमान ने कहा, गुरु, यह है वो पेड़। विजय ने ध्यान से देखा, मानो कोई खास बात तलाश कर रहा हो, लेकिन वृक्ष में भला क्या खास बात हो सकती थी? वह आम पीपल के वृक्षों की भांति ही था। हाँ, वह बहुत विशाल तथा बूढ़ा निसंदेह था। वह पूरी सावधानी के साथ उस वृक्ष के निकट पहुंचे, लेकिन इस बार कोई भी विशेष घटना न घटी। दैत्याकार राक्षस के रूप में पीपल शांत स्थिर खड़ा रहा। वे पीपल के वृक्ष के नीचे से गुजर गए, लेकिन ऐसा कदापि महसूस न हुआ कि वह कोई विशेष वृक्ष है। जब वे पेड़ के नीचे से गुजर ही गए तो विजय ने घूमकर पेड़ की ओर देखा तथा बोला, क्यों मियाँ चेले द ग्रेट, क्या बात है? अजीब बात है गुरु, तुम ठीक से पहचान पा रहे हो ना कि यह वही वृक्ष है? निसंदेह। फिर तो अजीब बात है मियाँ रहमान। अभी तो प्रत्येक रहस्य की परत अपनी जगह स्थिर है गुरु। खैर प्यारे, आओ फिलहाल चला जाए, विजय ने कहा, और फिर वे दोनों अपने रास्ते पर चल दिए। वे रास्ते भर इस अजीबोगरीब केस के विषय में लगातार विचार विमर्श कर रहे थे। घटनाएं कुछ इस तेजी के साथ घटित हो रही थी कि अभी तक उन्हें सोचने समझने का अवसर भी नहीं मिल रहा था। अब उनका विचार था कि वे राजीव से कुछ बातें करने के पश्चात ही इन रहस्यों की परतों में प्रवेश करेंगे तथा कुछ करने की कोशिश करेंगे। उन बेचारों को राजीव के निवास का भी तो कोई ज्ञान न था। वे सिर्फ इतना जानते थे कि राजीव इस स्टेट के राजा का लड़का है। यूं तो स्टेट का बच्चा बच्चा राजा की कोठी बता देता, लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा था। लगभग 50 मिनट तक वे बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ते रहे।
रहमान के हाथ में अपना सूटकेस सुरक्षित था। चाकू से बने घाव पर रुमाल बांध लिया था उसने। रात की निस्तब्धता में फिर एक चीख गूंजी, हृदय विदारक चीख। वे चौंके तथा दोनों ने एक साथ चीख की दिशा में देखा। उनकी निगाह एक इमारत पर रुक गई, एक दैत्याकार इमारत पर। तभी उन्होंने देखा, इमारत की तीसरी मंजिल के एक कमरे की शीशे की खिड़की पर एक दृश्य चमक रहा था। खिड़की पर कोई नकाबपोश चमक रहा था। चले मियां, पकड़ो साले को, विजय ने कहा और तेजी के साथ इमारत की तरफ झपटा। रहमान इमारत के दूसरे भाग की ओर भागा जा रहा था। विजय उस खिड़की के निकट से गुजरने वाले गंदे पानी के पाइप की तरफ झपटा था और फिर अगले ही पल वह बंदरों की भांति उछलता हुआ पाइप पर चढ़ रहा था। सहसा इमारत में हलचल हुई। विजय खिड़की के निकट आ गया तथा फुर्ती के साथ शीशा तोड़कर कमरे में प्रविष्ट हो गया। कमरे में प्रविष्ट होते ही उसने देखा, सुनहरे कपड़ों तथा नकाब में लिपटा एक साया छलांग के साथ कमरे से बाहर निकला। विजय ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाया। उसने भी गोल्डन नकाबपोश के पीछे जंप लगा दी तथा फुर्ती से उसने जेब से रिवॉल्वर भी निकाल लिया था। कमरे के बाहर एक गैलरी थी। गोल्डन नकाबपोश उसी में भागा जा रहा था। धाएं! विजय के रिवॉल्वर ने शोला उगला। सारी कोठी फायर की आवाज से गूंज गई, लेकिन गोली व्यर्थ ही गई, क्योंकि नकाबपोश फायर से पहले ही गैलरी के मोड़ पर दाईं ओर मुड़ चुका था। विजय भी तेजी के साथ उसी ओर लपका, लेकिन जब वह गैलरी के मोड़ पर घूमा तो गैलरी को खाली पाया। वहां कोई न था। अब सारी इमारत में कदमों की आहटें गूंजने लगी थी। यहां से चारों ओर को गैलरी जाती थी। तभी गैलरी के दोनों तरफ से कुछ व्यक्ति भागते हुए आए। तीसरी तरफ यानी सामने से भी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। विजय और उसके हाथ में मौजूद रिवॉल्वर को देखकर सभी ठिठक गए। सामने की तरफ से आने वाला युवक बोला, कौन हो तुम? यही प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूं प्यारे लाल। क्या मतलब? दाईं तरफ खड़े एक भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति ने कहा। तुम कौन होते हो मियाँ, बीच में टांग अड़ाने वाले? विजय भारी शरीर वाले से बोला। मैं इस रियासत का राजा चंद्रभान हूं और वह मेरा पुत्र सुभ्रांत है। क्षमा करना चंद्रभान जी, मैं आपसे बदतमीजी की इल्तजा कर बैठा। विजय मुस्कुराकर बोला। क्या मतलब? तुम हो कौन? चंद्रभान ने कहा। मैं राजनगर का जासूस विजय हूं और शायद आपको भी पता हो कि मुझे आपके पुत्र राजीव ने बुलाया है। डैडी, एक सुनहरा नकाबपोश अभी अभी मेरे कमरे के सामने से निकला तथा फिर न जाने कहां गायब हो गया। सहसा सुभ्रांत बोला। उसे पकड़ो सुभ्रांत, विजय ने कहा तथा सामने की ओर झपटा, लेकिन तभी उसे रुक जाना पड़ा। एकाएक उसके कानों से चंद्रभान की गरजती हुई आवाज टकराई। नहीं मिस्टर अजनबी, तुम इस तरह हमें धोखा नहीं दे सकते। अभी हमें यकीन नहीं आया कि तुम वही विजय हो जिसे राजीव ने बुलाया था। विजय ठिठक गया। चंद्रभान जी के हाथ में एक रिवॉल्वर चमक रहा था। विजय मुस्कुराया तथा बोला, चंद्रभान जी, आज इस इमारत में किसी का कत्ल हो गया है और कातिल उस गोल्डन नकाबपोश के रूप में फरार हो गया है। आपको यह तो विश्वास करना ही होगा कि मैं विजय ही हूं। क्या फायर तुमने किया था? जी हाँ। क्यों और किस पर? गोल्डन नकाबपोश पर, इसलिए कि वह कत्ल करके भाग रहा था। गोली लगी उसे? नहीं। खैर, सीधी तरह पीछे चलो। तुम विजय हो या नहीं, यह फैसला तो राजीव ही करेगा। मेरा ख्याल से कत्ल राजीव का ही हुआ है। क्या मतलब? क्या राजीव का कमरा पीछे है? हाँ, तो फिर शीघ्रता से आइए, विजय ने कहा तथा पीछे मुड़ा। जब वे लोग उस कमरे में पहुंचे तो कमरे में राजीव की कराहटें गूंज रही थी। विजय तेजी से आगे बढ़ा और बोला, राजीव, मैं आ गया हूं। विजय, मेरे दोस्त, तुम कुछ देर से आए, राजीव टूटे स्वर में बोला। एक लंबा खंजर उसकी छाती में पेवस्त था। राजीव, क्या तुमने कातिल की सूरत देखी? नहीं, राजीव के मुंह से निकला और उसकी गर्दन एक ओर को लुढ़क गई। राजीव बेटे, राजीव की मां चीख पड़ी। राजीव मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। यह भी सब जान चुके थे कि विजय वास्तव में विजय है। कमरे में गहन सन्नाटा और भारी शांति थी। भागता हुआ रहमान इमारत की दूसरी तरफ पहुंच गया। उसने ऊपर तक देखा। दैत्याकार इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी और उसके देखते ही देखते इमारत की लाइटें जलने लगी। इस समय वह इमारत के पिछवाड़े में खड़ा था। इस तरफ घनी झाड़ियां थी तथा थोड़ी दूर पर नदी की कल कल की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसके इधर भागकर आने का उद्देश्य सिर्फ यह था कि अगर हत्यारा इमारत के पीछे भागने का प्रयास करे तो वह उसे धर दबोचे, लेकिन अभी तक उसे कोई नजर न आया था। सहसा वह चौंका। उसके आसपास कहीं कोई धीमी आहट हुई। उसके कान खड़े हो गए। उसने उधर देखा तो हैरान रह गया। कटीली झाड़ियों के बीच स्याह लिबास में लिपटा एक व्यक्ति रेंग रहा था।
उसके सारे जिस्म पर स्याह लिबास था और चेहरे पर नकाब। रहमान ने अपनी सांसें रोक ली और अपनी तरफ से बिना कोई आहट किए स्याह व्यक्ति की तरफ रेंगा। लेकिन इसका क्या किया जाए कि स्याह व्यक्ति से फिर भी ना बच सका। वह एकदम रहमान की तरफ घूमकर बोला, कौन हो तुम? मैं भी तुमसे यही प्रश्न कर सकता हूं। लगता है तुम रहमान हो। अरे तुम जानते हो मुझे? रहमान चौंका। तभी स्याह व्यक्ति ने एक जोरदार घूसा उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। वास्तव में रहमान को घूसे मारने वाला यह स्याह व्यक्ति शातिरों का शातिर लगता था, क्योंकि उसके एक घूसे से वह लड़खड़ाकर पीछे गिरा और इससे पहले कि रहमान संभल पाता, स्याह व्यक्ति ने झाड़ियों में एक और जंप लगा दी। रहमान भी फुर्ती के साथ उसके पीछे लपका तथा उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला, अबे रुक, बताता हूं मैं कौन हूं। लेकिन वह रुका नहीं, भागता चला गया। रहमान ने काफी प्रयास किया कि उसे पकड़ ले, लेकिन वह संभल ना सका और अंत में स्याह व्यक्ति ने कुछ ही दूरी पर बहती नदी में जंप लगा दी और उसी में विलुप्त होकर रह गया। रहमान बेचारा हाथ मलकर रह गया। जब वह वापस इमारत के निकट पहुंचा, विजय, चंद्रभान इत्यादि के साथ उसे तलाश कर रहा था। उसे देखते ही विजय बोला, इस चक्कर में लगे हुए हो चले मियाँ? गुरु एक काले साए से पाला पड़ गया था। काला साया? जी हाँ। क्या वह भी किसी की आत्मा थी? नहीं गुरु, धन्य है, तुमने माना तो सही कि चक्कर आत्माओं का नहीं है। यह मैं नहीं मान सकता। क्या मतलब? गुरु, यह बात तो रहस्य की परतों में जाकर ही समझ आएगी। खैर प्यारे, उस काले साए का आकार बताओ। जब रहमान ने काले साए का हुलिया तथा आकार बताया तो विजय समझ गया कि वह काला साया वही था जिससे वह स्वयं उस गुफा के मुख्य द्वार पर टकरा चुका था। रहस्य की गुत्थियां और भी अधिक उलझती जा रही थी। आखिर यह काला साया किस चक्कर में है? वह सफेद पोष कमसीन लड़की कौन थी? पीपल के वृक्ष पर नजर आने वाली वह युवती कौन थी? वह सफेद चोगे वाला व्यक्ति कौन था जिसकी लाश अपने स्थान से गायब हो गई थी? काला साया उसे मारता क्यों नहीं है? राजीव का खून किसने और क्यों किया? गोल्डन नकाबपोश कहाँ गायब हो गया? क्या यह सब प्रेत लीलाएं हैं या भयानक अपराधियों का कोई षड्यंत्र? आखिर शमशानगढ़ में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है? वह विचित्र विचित्र आत्माओं की खिलखिलाहटें तथा भयानक आवाजें क्या थी? विजय को जो पत्र राजनगर में उसकी कार के स्टीयरिंग में मिला था, वह किसने लिखा था तथा क्यों लिखा था? इनके अतिरिक्त भी उसके दिमाग में न जाने कितने प्रश्न चिन्ह घूम रहे थे, जिनके उत्तर अभी रहस्य की परतों में छुपे पड़े थे। जब तक ये रहस्य की परतें खुल नहीं जाती, तब तक ये प्रश्न इसी प्रकार अडिग रहेंगे। और विजय यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया था, इन रहस्यों की परतों को खोलने आया था। लेकिन यहाँ आकर वह जान गया था कि ये रहस्य की परतें इतनी जटिल है कि इन्हें समझना सरल नहीं, परंतु विजय को तो वही काम पसंद था जो कठिन हो, खतरनाक हो तथा असंभव हो। उसने अपने सिर को झटका दिया तथा रहमान से बोला, प्यारे मेहमान, क्या तुमने किसी सुनहरे लिबास वाले नकाबपोश को इमारत के किसी भाग से निकलते देखा था? नहीं गुरु। विजय कुछ सोचता हुआ बोला, तो इसका मतलब यह है कि खूनी भी इसी इमारत में है। इधर विजय के मुंह से यह शब्द निकले, उधर इमारत के लगभग सभी निवासियों की गर्दनें विजय की तरफ उठ गई तथा एक साथ सबके चेहरे पीले पड़ गए। फिर सबने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखें घबराई। ऐसे लगा जैसे वे आपस में पूछ रहे हो, क्या राजीव का खून तुमने किया है? एक विचित्र सा तनाव छा गया वहां पर। रहमान चेहरे पढ़ने की चेष्टा कर रहा था, जबकि विजय के होठों पर भेद भरी मुस्कान थी। राजीव की अंतिम संस्कारी की तैयारियां कर ली गई थी। शमशानगढ़ के कुछ निवासी उसकी अर्थी में शामिल होने आए थे, लेकिन फिर भी भीड़ कम थी। अधिकतर तो भय के कारण नहीं आए थे, क्योंकि अधिकतर लोगों का यह विश्वास था कि राजीव का खून किसी भूत ने किया है। शमशानगढ़ में चारों तरफ भय और आतंक का राज छाया हुआ था। विजय और रहमान चुपचाप थे, लेकिन वहां उपस्थित हर व्यक्ति की हरकतों से कयास लगाने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर अपराधी है कौन, यह षड्यंत्र क्या है। लेकिन अभी तक कोई भी किसी निर्णय पर पहुंचने में असफल था। सुबह के लगभग 5 बजे। वैसे भी अभी माहौल में अंधकार ही छाया हुआ था। राजीव की अर्थी उठा ली गई और पूर्ण कार्यक्रमों के साथ उसे फूंकने के लिए शमशान की ओर चले। विजय और रहमान भी उसके साथ ही थे। सहसा विजय और रहमान की दिलचस्पी बढ़ी, क्योंकि अर्थी को उसी रास्ते पर ले जाया जा रहा था जिस पर वह उल्टी लाश वाला पीपल का वृक्ष था। रहमान सोच रहा था कि अगर राजीव के खून का संबंध किसी भी प्रकार पीपल पर रहने वाली आत्मा से है, तो इस समय वह चुप न बैठेगी, अवश्य कुछ होगा। लेकिन क्या? वैसे न जाने क्यों उसे स्वयं विश्वास होता जा रहा था कि पेड़ वाली चुड़ैल अवश्य कुछ करेगी। उसके दिमाग में इस केस की प्रत्येक घटना सिर्फ एक प्रश्न के रूप में चकरा रही थी। किसी भी प्रश्न का उत्तर अभी तक सामने नहीं आया था।
और फिर वह उस समय सतर्क हो गया जब सामने लगभग 20 गज की दूरी पर वही पीपल का विशाल वृक्ष किसी दानव की भांति हवा के झोंकों में हिल रहा था। न जाने क्यों इस समय तो इस विशाल वृक्ष को देखकर रहमान और विजय को भी विचित्र सा भय हुआ। रात और सुबह के धीमे प्रकाश में वास्तव में यह वृक्ष बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। न जाने क्यों यह पेड़ सबसे अलग सा लगता था। तभी विजय ने चलते ही चलते एक बात और भी महसूस की। वह यह थी कि उस पेड़ को देखकर जनाजे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ता चला गया। धीमी धीमी सी खुसुर फुसुर होने लगी। न जाने क्यों चलते हुए आदमियों के कदम कुछ धीमे पड़ गए। राम नाम की आवाज भी धीमी हो गई। एक अजीब सा, एक विचित्र सा आतंक फैलता चला गया। प्रत्येक चेहरा पीला पड़ता चला गया। कुछ लोग तो उस वृक्ष को देखकर ही वापस हो लिए थे। वापस जाते एक व्यक्ति को रहमान ने पकड़ा और बड़े आराम से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्यों भाई, कैसे वापस जा रहे हो? नहीं नहीं, वह व्यक्ति एकदम कांपने लगा। चेहरा हल्दी की भांति पीला हो गया, आंखों से भय झांकने लगा। सूखे पत्ती की मानिंद कांपता हुआ वह बोला, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। क्यों, मरने की क्या बात है? रहमान ने उसका कंधा पकड़कर झंझोड़ा। वह पेड़, उसने कांपते हुए पीपल के विशाल वृक्ष की ओर संकेत किया। क्यों, क्या है उस पेड़ पर? वह प्रेत है। क्या बकते हो? हाँ, वह चुड़ैल वृक्ष है। उसने इतना कहा और सिर पर पैर रखकर सरपट भागता चला गया। रहमान के होठों पर एक मुस्कान सी रेंग गई और वह कुछ और तेजी से चलकर विजय के पास पहुंचा और बोला, गुरु, यह मैं भी महसूस कर रहा हूं प्यारे, विजय ने कहा और फिर वे चुपचाप चलने लगे। जब वे दोनों राजीव की अर्थी के काफी निकट तथा साथ साथ चल रहे थे, दोनों की निगाहें चुड़ैल वृक्ष पर जमी हुई थी जो क्षण प्रतिक्षण निकट आता जा रहा था। ज्यों ज्यों वे उस चुड़ैल वृक्ष के निकट पहुंचते जा रहे थे, त्यों त्यों लोगों के चेहरे हल्दी की तरह पीले पड़ते जा रहे थे। कदमों का कंपन बढ़ता जा रहा था और ठीक तब जबकि राजीव की अर्थी ठीक चुड़ैल वृक्ष के नीचे से गुजर रही थी, सहसा सब चौंके। अर्थी वालों ने अर्थी को कंधों से उतारकर वहीं पर रख दिया और सिर पर पैर रखकर भागे। सभी बदहवास थे। कुछ तो वहीं बेहोश हो गए और कुछ को जिधर जगह मिली उधर भागते चला गया। क्षण मात्र में वह स्थान रिक्त हो गया। सिर्फ विजय और रहमान वहां थे जो उस भयानक दृश्य और खौफनाक खेल को देख रहे थे। हुआ यह था कि जैसे ही लाश पेड़ के ठीक नीचे पहुंची, तभी चमगादड़ चिल्लाया, उल्लू अपनी कर्कश ध्वनि में चीखा तथा मनहूस कुत्ता रोने लगा। उसी समय बिल्कुल उसी रूप में जिसमें रहमान ने उस चुड़ैल को देखा था नजर आई थी। उसी प्रकार उल्टी लटकी हुई वह अत्यंत खौफनाक लग रही थी। विजय को अपनी खोपड़ी घूमती हुई प्रतीत हुई। लाश के निकट से सब लोग भाग चुके थे। विजय ने घूमकर रहमान की तरफ देखा तो हैरान रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह रहमान की इस विचित्र हरकत को देखता ही रह गया। रहमान ने अपनी आंखें मूंद ली थी और वहीं सड़क पर लेट गया था और अगले ही पल वह सड़क पर इस प्रकार मचल रहा था मानो बहुत पीड़ा हो रही हो। विजय ने यह भी महसूस किया कि होठों ही होठों में वह कुछ बड़बड़ा रहा है। विजय को यह सब विचित्र सा लगा, लेकिन फिर भी उसने न जाने क्या सोचा कि रहमान के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आश्चर्य के साथ वह उसकी क्रियाओं को देखता रहा। तभी वह चौंका। चुड़ैल यूं ही हवा में उल्टी लटकी उनकी तरफ बढ़ी। रहमान उसी तरह बड़बड़ा रहा था। सहसा वह चुड़ैल उनके अत्यंत निकट आ गई। तभी विजय गजब की फुर्ती के साथ उछला और उसने चुड़ैल के हवा में उल्टे लटके जिस्म पर जंप लगा दी। लेकिन आश्चर्य यह था कि वह चुड़ैल के शरीर के बीच से गुजर गया तथा दूसरी तरफ जाकर मुंह के बल धरती पर आ गिरा। उसके मुंह से खून बहने लगा। तो वह फिर फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ और चुड़ैल को देखा। वह उसी प्रकार वायु में लहरा रही थी। विजय के साथ यह पहली अजीबोगरीब घटना थी जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने चाहा कि वह इस पर दोबारा जंप लगा दे, लेकिन फिर वह रुक गया। वह अब पहले वाली मूर्खता नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वह कुछ करने को बेताब था, परंतु उसे कुछ सूझ ही ना रहा था। वह जड़वत सा खड़ा चुड़ैल तथा रहमान का होने वाला अजीबोगरीब युद्ध देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चक्कर है। उसने देखा चुड़ैल रहमान पर झपटी। रहमान तेजी के साथ कुछ बड़बड़ाया और धरती पर एक तरफ को लुढ़क कर स्वयं को बचा गया। वह फिर बड़बड़ाया, चुड़ैल फिर झपटी, वह फिर बच गया। आश्चर्य के सागर में गोते लगाता हुआ विजय रहमान को देख रहा था। वह सोच रहा था कि वास्तव में 20 वर्ष का यह नवयुवक कितना खतरनाक है, क्या क्या काम जानता है। विजय को लगा वह लड़का उसका चेला नहीं गुरु है। अनेकों विचार उसके दिमाग में आ जा रहे थे तथा वह प्रशंसनीय निगाहों से रहमान को देख रहा था। लगभग 5 मिनट तक यही क्रम चलता रहा।
ना तो चुड़ैल ही उसका कुछ बिगाड़ सकी और ना रहमान ही उसे कोई हानि पहुंचा सका। लेकिन एकाएक विजय चौंका। यह रहमान का एक और हौलनाक कारनामा था। जब कुछ भी बस न चला तो रहमान उछलकर एक झटके के साथ कुछ पीछे हटा तथा अगले ही पल उसने अपने नाखून जांग के उसी घाव में ठूस दिए जो उसने स्वयं चाकू मारकर बनाया था। उसने अपने नाखून उस घाव में घुसेड़कर जोर से दबा दिया। अथाह पीड़ा की लहर से वह स्वयं कांप गया। उसके कंठ से चीख निकल गई, लेकिन फिर भी वह एक पल के लिए भी शिथिल नहीं पड़ा। घाव में पीड़ा हुई, जबरदस्त पीड़ा हुई, लेकिन फिर भी उसने नाखूनों से अपने घाव को उधेड़ कर रख दिया। परिणाम स्वरूप गर्म रक्त धारा तेजी के साथ बह निकली। रहमान ने फुर्ती के साथ अपनी पीड़ा को भुलाकर अपना खून हाथों में भरा तथा चुड़ैल पर उछाल दिया। खून अपनी तरफ उछलता देखकर ही चुड़ैल चीख पड़ी, खून खून, नहीं नहीं नहीं, और वह पहले की भांति अदृश्य हो गई। अब मारा साला पकौड़ी वाले को, विजय चुड़ैल के विलुप्त होते ही चीखा। रहमान के होठों पर एक मुस्कान दौड़ गई। अरे वाह चले मियाँ, तुम तो साले हमारे भी गुरु निकले, विजय ने कहा तथा रहमान को गले से लगा लिया। रहमान की जांग से निरंतर खून बह रहा था। घाव में अथाह पीड़ा हो रही थी, लेकिन इस समय वह प्रसन्नता के वशीभूत होकर पीड़ा को भूल गया लगता था। गुरु, यह चुड़ैल खून से डरती है। क्यों? लगता है इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा रहस्य है। खैर प्यारे, विजय कहता कहता रुक गया। वास्तव में इस बार का दृश्य और भी अधिक खौलनाक और भयावह था। इस बार तो वे दोनों कांप कर रह गए। उनके चेहरे हल्दी की मानिंद पीले पड़ गए। उनकी आंखों से भी भय झांकने लगा। आज तक उन्होंने कभी ऐसा दृश्य न देखा था। कितना आश्चर्यपूर्ण दृश्य था, कितना भयानक मंजर। उन्हें लगा जैसे वे स्वयं बेहोश होने वाले हो, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वयं को संभाला तथा सामने के भयंकर दृश्य को देखा। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह सब अविश्वसनीय है। दोनों के दिल की आवाज ने कहा, लेकिन जो आंखों के सामने हो रहा था उसे झुठलाया भला कैसे जा सकता था। यह भयानक और अविश्वसनीय दृश्य साक्षात आंखों के सामने था। क्या था वो अति भयंकर दृश्य जिसे देखकर विजय तो विजय, भूत प्रेतों के विषय में विजय से अधिक ज्ञान रखने वाले रहमान के भी होश फाख्ता हो गए। सबसे बड़ा प्रश्न, यह सब हो क्या रहा है? क्या यह भूत प्रेतों की लीला है या शातिर अपराधियों द्वारा बुना गया कोई खतरनाक चाल? इसके आगे की कहानी, जो खुद में जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल की भयानक वारदातें समेटे हुए, वो सुनने के लिए रहस्य के बीच के सेकंड पार्ट को सुनना ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखें और जपते रहें, भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान, जय श्री राम।